Good morning, dear student. Today we continue the previous lecture. और प्रीवियस लेक्चर में अपन क्या फोकस किए थे? तो प्रीवियस लेक्चर में अपन जो है गोल्गी बॉडी को डिस्कस किए थे, ठीक है, और कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस किए थे. गोल्गी बॉडी लेके चल रहे थे. आज अपन लाइसोसोम को फोकस कर रहे थे और उसके बाद जो है राइबोसोम को, फिर माइटोकॉन्ड्रिया को. तो देखते हैं कितना हो पाता है, ठीक है. तो गोल्गी बॉडी लास्ट लेक्चर में अपन जो है फोकस किए थे कि गोल्गी बॉडी क्या क्या कंडीशन में रहता है और गोल्गी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट फीचर है. तो अपन बोले थे गोल्गी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है और चीजों को पैक करके एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है. तो इतना तो सबको क्लियर हो गया कि गोल्गी बॉडी का क्या फंक्शन है, ठीक है, और गोल्गी बॉडी क्या कर रहा है और किस तरीके से जो है एक जगह से प्रोटीन वगैरह को या लिपिड मॉलिक्यूल को दूसरे जगह जो भेज रहा है, ठीक है, और कहाँ पे प्रेजेंट है कहाँ पे नहीं है, ठीक है. तो थोड़ा सा गोल्गी बॉडी में एक दो पॉइंट और जो है मेंशन कर लेते हैं जहाँ पे अपन छोड़े थे. उसके नीचे आप जो है थोड़ा सा 2 पॉइंट मेंशन कर लोगे गोल्गी बॉडी के केस में. गोल्गी बॉडी ऑलमोस्ट हो गया गोल्गी बॉडी, ठीक है. थोड़ा सा 2 पॉइंट अपन मेंशन करेंगे. कौन सा? तो पॉइंट लिखेंगे इन प्लांट सेल, इन प्लांट इट्स कॉल्ड, इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, इट्स कॉल्ड डिक्टियोसोम. डिक्टियोसोम बोले प्लांट में एक टर्म है, ठीक है. गोल्गी बॉडी को लाइपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हो, लेकिन प्लांट सेल में अपन बोलते हो डिक्टियोसोम, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो लास्ट. गोल्गी बॉडी के केस में गोल्गी बॉडी क्या करता है? न्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म करता है ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस. अगर एक कोई सेल है 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो वहां पे क्या होगा? न्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म होगा. तो उसको कौन फॉर्म करेगा, कौन बनाएगा? तो अपन बोलते हैं गोल्गी बॉडी. तो इसी पॉइंट को अपन मेंशन करते हैं. न्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पॉइंट लिखेंगे अपन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस एक टर्म है. साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ओवरऑल सेल फुली डिवाइड हो जाता है. और एक होता है कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस का मीन्स होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है. तो डिवीजन में 2 ही होता है. एक बार न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, फिर सेल डिवाइड हो जाता है. तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या बोलते हो? साइटोकाइनेसिस. और न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या बोलते हो? तो बोलते हो कैरियोकाइनेसिस, ठीक है. तो साइटोकाइनेसिस के टाइम पे न्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन गोल्गी बॉडी फॉर्म करके देता है, ठीक है. जैसे मान लो कि अपन जो है कोई इस तरीके का सेल बोल रहे हो, ये कोई सेल है, तो इसका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस. तो अभी क्या होगा? सेल डिवाइड होगा 2 पार्ट में. तो इस तरीके से जो है सेल डिवाइड होगा नेक्स्ट डायग्राम में. तो इस तरीके से कंडीशन जो है डेवलप होगा और ये डिवीजन में अपन करेंगे. इस तरीके से कंडीशन डेवलप होगा और न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है ये 2 पार्ट में. न्यूक्लियस अब क्या डिवाइड हो रहा है? तो अपन बोले साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे जो न्यू मेम्ब्रेन फॉर्म होगा, यहाँ पे न्यू मेम्ब्रेन कौन फॉर्म करेगा? तो अपन बोलते हो कि गोल्गी बॉडी न्यू मेम्ब्रेन जो है फॉर्म करेगा. फिर फाइनल ये सेल कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे? 2 पार्ट में. इस तरीके का सेल जो है डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है. तो यही कहने का मीन्स है कि जब सेल डिवाइड हो रहा है तो न्यू मेम्ब्रेन कौन फॉर्म कर रहा है? तो अपन बोल रहे हो गोल्गी बॉडी, ठीक है. तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस. सेल डिवीजन जब फाइनली सेल डिवाइड होता है तो प्रोसेस को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस. रियल में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और न्यू मेम्ब्रेन जो है फॉर्म होता है, तो बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है. तो एक पॉइंट अपन लिखे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, ठीक है, विद हेल्प ऑफ गोल्गी बॉडी. यहाँ पे पूरा कर लेते. प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस बाय गोल्गी बॉडी. ठीक है, अब तो क्लियर हो गया। तो 2
पॉइंट था जो एग्जाम में कई बार पूछे थे, ये गोल्गी बॉडी हो गया। हेडिंग डालते लाइसोसोम, तो हटा रहे इसको। आप जहां पे भी गोल्गी बॉडी लिखे हैं ना, उसी के नीचे इसको कॉन्टिन्यूअस करना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो है पूछा है। नेक्स्ट हेडिंग क्या लेंगे, लाइसोसोम। लाइसोसोम को देख रहे हैं, ठीक है। और एक मैं रफ सेल का इस तरीके का डायग्राम बना दे रहा हूँ, ठीक है। कई बार अपन बनाए, आप मत बनाना, ठीक है। यानी कि जितनी बार मैं बना रहा हूँ उतनी बार आप भी बना, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं मतलब यहाँ से देख के आपको सही से समझ में आ जाए, इसीलिए अपन जो बनाते हैं। दिस वन इज न्यूक्लियस, और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल वगैरह है, न्यूक्लियोलस है, मैं लिख नहीं रहा हूँ इन लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये आर था, यहाँ दिस वन इज व्हाट, गोल्गी बॉडी। इस तरीके से वहाँ इस तरीके का और स्ट्रक्चर था, इसको अपन जो है बोलते हो लाइसोसोम बोल रहे थे, लाइसोसोम। इस तरीके का स्ट्रक्चर था, तो आप समझ रहे हो क्या बोल रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरीके का स्ट्रक्चर था, राइबोसोम, ये सब था। कुछ वैक्यूल वगैरह थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं डायग्राम बनाया, और लाइसोसोम को फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे लाइसोसोम और गोल्गी बॉडी से डेवलप हुआ, ठीक है। तो लिखते हैं पॉइंट, डिस्कवर बाय कौन डिस्कवर किया, डी डूबे। इंडियन साइंटिस्ट ने, ये नहीं कि इंडियन साइंटिस्ट है, ऐसा नहीं। इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज, it is single membrane bound cell organelles next one लिखो, single membrane bound cell organelles है, it developed from Golgi body, it developed from Golgi body। ये याद रखेंगे आप कि कहाँ से निकला हुआ, तो Golgi body से। It is also called suicidal bag, या suicidal bomber भी बोलते हो, या suicidal bag बोल रहे हो, ठीक है। suicidal bag अपन इसको बोल रहे हैं। It also called suicidal bag। अगर कोई बोलेगा why it's called suicidal bag, तो क्या आंसर देंगे? अगर कोई आपसे बोल रहा है कि इसको suicidal bag क्यों बोल रहे हो, तो suicidal bag लाइसोसोम को इसलिए बोल रहे हो कि लाइसोसोम contain various type of enzyme that has capacity to dissolve all the macromolecule, all the substance like lipid, protein, fat, carbohydrate, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो लाइसोसोम में कई तरीके का एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से अगर लाइसोसोम गलती से रप्चर हो गया ना, तो हर एक चीज को जो है क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा। इवन सेल के पूरा का पूरा सेल को ही रप्चर कर देगा। क्यों? क्योंकि सेल में जो भी
मतलब सेल ऑर्गेनेज है या जो भी कंटेंट्स हैं सेल के, क्या क्या है सेल के अंदर, तो अपन बोलो कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, यही है, ठीक है, और तो कुछ है नहीं। यानी कि अगर लाइसोसोम डिस्ट्रॉय होगा तो सबको डिस्ट्रॉय कर देगा, इवन पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो सुसाइडल बम्बर क्या करते हैं, अपने बॉडी में बम बांध लेते हैं और फिर भीड़ में चले जाते हैं, अपने को भी उड़ा लेते हैं और सराउंडिंग को भी क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको भी अपन जो है लाइसोसोम को भी अपन क्या बोल रहे हो, सुसाइडल बैग या सुसाइडल बम्बर, ठीक है, समझ में आया। तो अपन पॉइंट लिखेंगे, इट ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग, क्यों, बिकॉज इट कंटेन सेवरल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दैट डिसॉल्व ऑल द कंटेंट्स ऑफ सेल, ठीक है। तो अगर ये बस्ट हो गया तो सबको डिसॉल्व कर देगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइक, कौन कौन सा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट रहता है भैया, तो अपन को तो इट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लाइपेज या लिपेज, लाइपेज में बोल रहा हूं, प्रोटीएज, न्यूक्लियस, कार्बोहाइड्रेट्स किसको ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक किसको, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इतना समझ में आया। लाइपेज किसको ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक, तो आप समझ पा रहे हो किसको ब्रेक डाउन करेगा, तो अपन बोलो लिपिड को, लिपिड मॉलिक्यूल को। प्रोटीएज किसको ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीएज, ध्यान से देख के लिखना। तो प्रोटीएज किसको, अपन बोलो प्रोटीन को, और न्यूक्लियस किसको ब्रेक डाउन करेगा, न्यूक्लिक एसिड को। और न्यूक्लिक एसिड में क्या रहता है, डीएनए और आरएनए, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लिक एसिड दो तरीके का होता है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स किसको ब्रेक डाउन करेगा, कार्बोहाइड्रेट को। एज लगा है इसलिए एंजाइम बोलते हो, ठीक है, लाइपेज एज लगा तो किसको ब्रेक डाउन करेगा, लिपिड को, ठीक है। प्रोटीएज किसको ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन को। न्यूक्लियस किसको ब्रेक डाउन करेगा, न्यूक्लिक एसिड को, ठीक है। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, अगर ये रप्चर कर गया, अगर लाइसोसोम जो है बस्ट कर गया लाइसोसोम, तो दूसरे सेल ऑर्गेनेज को भी क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, अनटिल अनलेस पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो इतना आप लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट शोज या इट शो पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म का मीन्स क्या होता है, सेवरल फॉर्म या सेवरल मॉर्फ, कई फॉर्म में जो है प्रेजेंट होता है, जैसे लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिडुअल बॉडी, ठीक है। तो इस तरीके से कई फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, इसीलिए बोलते हो पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मेनी और मॉर्फिज्म मीन्स मॉर्फ या फॉर्म मीन्स कई फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, इसीलिए लाइसोसोम को बोलते हो इट शो
पॉलीमॉर्फिज्म कैरेक्टर, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म मींस डिफरेंट फॉर्म में, जैसे प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेसिडुअल बॉडी, ठीक है। तो सेवरल फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इस तरीके का एक कंडीशन है। गोल्गी बॉडी से डिराइव हुआ है, कई सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें जो है प्रेजेंट होता है। और देखते हैं कि किस किस मॉर्फ में जो है प्रेजेंट है, ठीक है। तो बोर्ड पे देखेंगे किस मॉर्फ में प्रेजेंट है। तो इस तरीके का मैं एक नॉर्मल सा सेल ले रहा हूं, एक इस तरीके का सेल है, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियस वगैरह मैं नहीं दिखा रहा हूं, ये जो जिसका काम है उसी को मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। और ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम। तो इस लाइसोसोम को अपन क्या बोलेंगे, जो पहले से प्रेजेंट है उस लाइसोसोम को बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है। तो जो लाइसोसोम पहले से प्रेजेंट है सेल के अंदर, तो दिस वन इज व्हाट, तो अपन बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी क्या, लाइसोसोम, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सबको, प्राइमरी लाइसोसोम। नेक्स्ट, अगर मान लो कि ये लाइसोसोम इस तरीके का है, पहले से प्रेजेंट है, तो बोलते हो प्राइमरी लाइसोसोम। और अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, सपोज करो कि बैक्टीरियल सेल को मैं ले रहा हूं, बैक्टीरियल सेल, ध्यान से देखते रहो, दिस वन इज व्हाट, बैक्टीरियल सेल। आप कई सारा डायग्राम बनाना, ठीक है। 3-4 डायग्राम मैं एक ही डायग्राम से दिखा दूंगा, ठीक है। और डायग्राम बना के मेरे को उस पे क्या बोलते हैं ग्रुप में दिखाना है, ठीक है। यानी कि बस बनाओ नहीं, होमवर्क करो नहीं। तो देखो इस ये बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल को सेल के अंदर भेजना है। तो कैसे जाएगा, बैक्टीरियल सेल को सेल के अंदर डालना है, तो कैसे जाएगा, कोई आइडिया तो बताओ। कूद के तो जाएगा नहीं, तो देखो कैसे इंटर कर रहा है। तो बैक्टीरियल सेल जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है, ध्यान से देखते रहो आप। जैसे बैक्टीरियल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इस तरीके से अटैच हो गया, इस तरीके से बैक्टीरियल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या हो गया, अटैच हो गया। तो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की ओर क्या करने लगता है, प्लाज्मा अंदर की ओर इनवर्टली फोल्ड होने लगता है, अंदर की ओर इनवेजिनेट होने लगता है, अंदर की ओर, ठीक है। तो मैं इसी को मिटा के दूसरा डायग्राम बना दे रहा हूं। आप यहाँ पे इस तरीके से दूसरा डायग्राम बनाना, ठीक है। फिर तीसरा डायग्राम इस तरीके से बनाना, फाइनल तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके मैं एक ही बना दे रहा हूँ, ठीक है। और बना के दिखाना है। तो इसको अपन जो है यहाँ से प्लाज्मा में को इनवर्टली फोल्ड कर रहे हैं, और इस तरीके से सेल बैक्टीरिया को अंदर ले रही है, और इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होगा। और ये जो बैक्टीरिया थी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आ गई। अब मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये जो बैक्टीरिया थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आ गई, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होगा, और ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और कॉन्स्ट्रिक्शन होने के वजह से इस तरीके का कंडीशन क्रिएट होगा, ठीक है। फाइनल मैं इसको यहीं पे दिखा दूँ, बैक्टीरिया अंदर आ गई ना, तो फाइनल इस तरीके से कंडीशन डेवलप होगा बैक्टीरियल सेल का। और ये फुल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इस तरीके से जो इंटर कर गई है, ठीक है। एक टाइम के बाद क्या होगा, ये मेम्ब्रेन यहाँ से क्या होगा, डिटैच हो जाएगा इस तरीके से। ये मेम्ब्रेन यहाँ से डिटैच होगा, और फिर अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक पॉइंट लिखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेल्फ सीलिंग कैपेसिटी होती है। अगर कहीं से टूट गया तो उससे क्या होगा, सील होगा, सील हो जाएगा, ठीक है, बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लाज्मा में यहाँ से बंद हो गया, और ये जो भी बैक्टीरिया थी वेसिकल में पैक हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इसके बैक्टीरिया के ऊपर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बैक्टीरिया के ऊपर क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसका भी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग है लाइसोसोम का। दो मेम्ब्रेन जहां पे टच में आते हैं, मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी है कि अगर दो मेम्ब्रेन एक दूसरे के टच में आते हैं तो मेम्ब्रेन वहां का क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो अब देखो ये जो बैक्टीरिया वेसिकल में पैक है, ये किससे अटैच हो जाती है, तो जाके ये किससे अटैच हो जाएगी, प्राइमरी लाइसोसोम से। तो प्राइमरी लाइसोसोम से जैसे अटैच होगी
तो मेम्ब्रेन क्या होगा, ये डिजॉल्व हो जाएगा और ब्लैक वाला भी डिजॉल्व हो जाएगा। तो मैं इस तरीके से ये बना दे रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। और जो भी इसका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो क्या होगा, बैक्टीरिया के अंदर घुस जाएगा और बैक्टीरिया भी फाइनल क्या हो जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो जो प्राइमरी लाइसोसोम है उससे अगर फॉरेन पार्टिकल बाइंड हो रहा है, ठीक है, अटैच हो रहा है, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, व्हेन फॉरेन पार्टिकल बाइंड विद प्राइमरी लाइसोसोम देन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या अपन बोल रहे हो, तो अपन बोल रहे हो सेकेंडरी, मैं 2 नॉट लिख दे रहा हूं, आप पूरा लिखना, सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, समझ में आ गए। तो सेकेंडरी लाइसोसोम आप पूरा लिखना, 2 नॉट नहीं लिखना, ये नहीं कि यहाँ पे 1 नॉट लिख दो, यहाँ पे 2 नॉट लिख दो, आप पूरा लिखना सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, सेकेंडरी लाइसोसोम कब फॉर्म होगा, व्हेन फॉरेन मॉलिक्यूल फ्यूज विद प्राइमरी लाइसोसोम। जब फॉरेन जो बाहर की चीजें हैं वो प्राइमरी लाइसोसोम से फ्यूज हो जाएगा तो एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, इस स्ट्रक्चर को बोलते हो सेकेंडरी लाइसोसोम, या इसी को बोलते हो हेटेरोफैगोसोम। एक दूसरा नाम है हेटेरोफैगोसोम। ठीक है, तो ये दूसरा नाम भी याद रखना, कई बार जो है पूछा है ओलंपियाड वगैरह में। तो हेटेरोफैगोसोम सही है, समझ में आ गया। सेकेंडरी लाइसोसोम कब डेवलप होगा, जब कोई फॉरेन पार्टिकल जो है फ्यूज होगा, बाहर से कोई पार्टिकल आके लाइसोसोम से फ्यूज होगा, सेकेंडरी लाइसोसोम डेवलप होगा। अब देखो लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम ने क्या किया, बैक्टीरियल सेल को डाइजेस्ट कर दिया। ठीक है, तो कुछ अनडाइजेस्टेड चीज बचेगा ना, जैसे अपन खाना खा लेते हैं तो डाइजेशन के बाद कुछ अनडाइजेस्टेड चीज बचता है, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी जब जो है प्राइमरी लाइसोसोम बैक्टीरिया सेल को डाइजेस्ट किया तो यहाँ पे भी अनडाइजेस्टेड चीज बच जाएगा। ठीक है, और इस अनडाइजेस्टेड जो भी चीजें हैं उनको एक दूसरे वेसिकल में पैक कराया जाएगा, दूसरे वेसिकल में, और दिस वेसिकल इज कॉल्ड रेजिडुअल बॉडी। दिस वेसिकल इज कॉल्ड व्हाट, रेजिडुअल बॉडी बोल रहे हो। और रेजिडुअल बॉडी में क्या पैक है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल। रेजिडुअल बॉडी कंटेन अनडाइजेस्टेड यानी कि वेस्ट मटेरियल, अनडाइजेस्टेड मटेरियल। रेजिडुअल बॉडी में क्या प्रेजेंट है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल प्रेजेंट है। तो क्या अनडाइजेस्टेड मटेरियल को सेल अपने अंदर रखेगा, ये अपने से बाहर कर देगा, तो अपन बोलेंगे बाहर फेंक देगा। ठीक है, अगर अनडाइजेस्टेड मटेरियल को सेल अपने अंदर रख लिया तो कई सारे, ये कोई सेल रहता किडनी का, तो किडनी का अगर सेल लाइसोसोम को बाहर नहीं फेंकता, सॉरी रेजिडुअल बॉडी को बाहर नहीं फेंकता, अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो सेल के अंदर बना है किडनी के सेल में, अगर किडनी का सेल उसको बाहर नहीं फेंकता तो किडनी क्या हो जाती, फेल हो जाती। उस प्रोसेस को बोलते हो पॉलीनेफ्राइटिस। ठीक है, किडनी की सेल फेल हो जाती है अगर रेजिडुअल बॉडी को बाहर नहीं फेंका। अगर लंग्स की सेल है और यहाँ पे रेजिडुअल बॉडी फॉर्म हुआ और रेजिडुअल बॉडी अगर बाहर अपने वेस्ट को नहीं फेंका तो लंग्स की सेल भी क्या करने लगी, काम करना बंद कर देगी। लीवर की सेल, ऐसे कई सारा जो है फंक्शनिंग मतलब रुक जाता है अगर रेजिडुअल बॉडी सेल के अंदर रुक गया तो। ठीक है, आप खुद समझ सकते हैं कि अगर अनडाइजेस्टेड मटेरियल आपके पेट में ही बना रहा है कई दिन तक तो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर रेजिडुअल बॉडी सेल के अंदर किसी भी सेल, किसी भी पार्ट, किडनी में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, लिवर में हो सकता है, ठीक है, तो वहां की सेल जो है सही से प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं करेगी और फिर जो है वो सेल डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो रेजिडुअल बॉडी में वेस्ट मटेरियल पैक होता है और वेस्ट मटेरियल को सेल अपने से बाहर फेंकेगा। तो एक चीज यहाँ पे क्लियर कट जो है समझो आप, ये भी किसका बना हुआ है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये भी किसका बना हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अभी प्रीवियस में आप सुने हो कि जब दो मेम्ब्रेन एक दूसरे के टच में आते तो मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही प्रोसेस होगा। ये जैसे रेजिडुअल बॉडी मेम्ब्रेन से अटैच होता है तो मेम्ब्रेन यहाँ की क्या हो जाएगी, तो यहाँ की मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगी। मेम्ब्रेन ऐसे डिसॉल्व हो गई और इस तरीके से रेजिडुअल बॉडी अपने वेस्ट को क्या कर दिया, सेल के बाहर फेंक दिया। ठीक है, और इस प्रोसेस को
अपन बोलते हो सेल वोमिटिंग, सेल ने क्या कर दिया, वोमिट कर दिया, ठीक है। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ईफैगी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ईफैगी। ये सब इंपॉर्टेंट चल रहा है, या इसी को बोलते हो ईफैगी, या इसको बोलते हो एक्सोसाइटोसिस, एक्सो क्या, साइटोसिस, या इसी का तीसरा नाम अपन बोल सकते हो सेल वोमिटिंग, सेल क्या, सेल वोमिटिंग बोलते हो, ठीक है। तो ये याद रखना, सेल ने वोमिट कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो कि लाइसोसोम कई सारे फॉर्म में मिल रहा है। सो इट्स कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, सॉरी, सो इट हैज अ कैरेक्टर ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो इसीलिए पॉलीमॉर्फिज्म का कैरेक्टर जो है लाइसोसोम में होता है। क्यों? क्योंकि कई सारे फॉर्म में जो है प्रेजेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी, रेसिडुअल बॉडी, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हो पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो एक क्लियर हो गया लाइसोसोम के बारे में थोड़ा सा कि क्या कैसे है। लाइसोसोम का दूसरा एक जगह जो है इंपॉर्टेंट सा फंक्शन है लाइसोसोम का, लाइसोसोम मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है, ठीक है। तो उस पॉइंट को लिखेंगे और यहाँ पे आप जो है 3-4 डायग्राम जो है बनाएंगे अपने कॉपी में। ये नहीं कि एक ही बार में एंट्री करा दो तो फिर बाद में रिवाइज करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, कैसे इंटरप्रेट किया है और क्या क्या हुआ, ठीक है। तो आप 3-4 कम एटलीस्ट जो है डायग्राम बनाएंगे, फिर जो है इन चीजों को दिखाएंगे, ठीक है। मैं हटा रहा हूँ इनको, नेक्स्ट वन लिखो। लाइसोसोम प्रोकैरियोट में नहीं है, इट एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट या प्रोकैरियोटिक सेल, नेक्स्ट पर लिखेंगे। इट हेल्प इन मेटामॉर्फोसिस, it help in मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का देखो सिंपल सा मीन्स होता है, अगर एग्जांपल कहाँ पे ले रहे हैं, फ्रॉग के केस में ले रहे हैं, फ्रॉग के केस में ले रहे हैं। तो देखो मेटामॉर्फोसिस का सिंपल सा मीन्स है, लार्वा अगर अडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो इसी प्रोसेस को बोलते हो मेटामॉर्फोसिस। लार्वल कंडीशन कन्वर्टेड इनटू एडल्ट वन, सो इट्स कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो एग्जांपल फ्रॉग के केस में ले रहे हैं, अगर मान लो फ्रॉग का लार्वा है, इस तरीके का मतलब जो है इस तरीके से फिश लाइक रहता है फ्रॉग का लार्वा, और दिस वन इज टैडपोल लार्वा, ठीक है। टैडपोल है और एक इसमें कन्वर्ट हो रहा है, टैडपोल कन्वर्टेड इनटू, इसमें एडल्ट वन में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे? तो देखो टैडपोल जो लार्वा रहता है फ्रॉग का, इसमें टेल पार्ट रहता है, ये इसका जो है टेल पार्ट है, ठीक है। फिश लाइक जो है टेल पार्ट रहता है। तो टेल क्या होता है, लाइसोसोम क्या करता है, टेल को जो है डिग्रेड कर देता है, कट कर देता है टेल को, अपने ही पार्ट को जो है ऑटोलाइसिस कर रहा है, ठीक है। ऑटोलाइसिस जैसे लिजर्ड में मिलता है। तो मैं तो टैडपोल का एक मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ। लिजर्ड में भी क्या होता है, लाइसोसोम की वजह से उसका टेल पार्ट क्या होता है, कट जाता है, फिर रीजनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे लाइसोसोम क्या कर रहा है, फ्रॉग टैडपोल जो लार्वा है उसके टेल को क्या कर रहा है, कट कर दे रहा है, ठीक है। अपने ही बॉडी पार्ट को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। ऑटोलाइसिस प्रोसेस, इसको ऑटोलाइसिस, खुद के सेल को लाइस कर रहा है, तो ऑटोलाइसिस। तो टेल पार्ट जो है रिमूव हो गया, तो टेल पार्ट कौन रिमूव कर रहा है, तो बोलते हो लाइसोसोम।
ठीक है, तो टेल पार्ट रिमूव हो गया, तो लार्वा किस में कन्वर्ट हो गया, तो अपन बोलते हैं एडल्ट में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो लार्वा किस तरीके से एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और मैं इस तरीके से अब जो है ड्रॉ कर सकते हैं, कोई तो एडल्ट फ्रॉग में, एडल्ट फ्रॉग, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हो, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, समझ में आ गया आपको मेटामॉर्फोसिस क्या है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो। देखो लाइसोसोम क्या करता है, जो भी डिजीज सेल है या नॉन फंक्शनल सेल है उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा है तो उसको भी क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, कट कर देगा। अगर गोल्गी बॉडी या कोई सा भी सेल ऑर्गेनिज्म नॉन फंक्शनल हो गया किसी भी वजह से सेल के अंदर, तो कौन उस सेल को क्लीन करेगा या डिस्ट्रॉय करेगा, तो अपन बोलते हैं लाइसोसोम उन नॉन फंक्शनल सेल को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, ताकि सेल में लोड ना बढ़े, सेल में अनयूजुअल जो है सेल ऑर्गेनिज्म रहे ना। ठीक है, सेल के अंदर का लोड ना बढ़े। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट अपन जो है लिखते हैं कि डिस्ट्रॉय नॉन फंक्शनल सेल destroy non-functional cell organelles inside of cell। ठीक है, तो इतना जो है सफिशिएंट है, इतना मतलब आप जो है कर लेना। ठीक है, ये अपन जो है कर लिए। ठीक है, और ओवरऑल आप जो इसको सही से कर लेना। ठीक है, और उसके बाद अपन जो है न्यू सेल ऑर्गेनिज्म को लेके चलना है। अपन हेडिंग डालेंगे राइबोसोम। तो मैं हटा रहा हूं इन लोगों को। क्या हेडिंग डालेंगे, तो हेडिंग डालेंगे राइबोसोम। पॉइंट लिखेंगे राइबोसोम। इट इज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेडे या जॉर्ज पैलेडे। It is discovered by George Palade. So it's called Palade particle. ठीक है, ये भी क्वेश्चन में आया है। It is without membrane bound cell organelles. It is without membrane bound cell organelles it also called, तीसरा नाम पैलेडे पार्टिकल, राइबोसोम बोल रहे हो, पैलेडे पार्टिकल बोल रहे हो, और एक और नाम है इसका, इट ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल
कहाँ पे लोकेशन है? इट लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज कहाँ पे? ER, ठीक है। इट लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज कहाँ पे? इट लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज ER। RER में लिख दे रहा हूं। RER पता है ना? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ RNA प्लस प्रोटीन। दोनों को एक साथ क्या लिख सकते हैं? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। दोनों को एक साथ क्या लिख सकते हैं? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। मीन्स आरएनए और प्रोटीन का बना है, मोस्टली किस आरएनए का? तो अपन बोलते RRNA का, ठीक है। तो RRNA का बना है, आरएनए और प्रोटीन। तो इसको दोनों को एक साथ मिला के क्या बोलेंगे? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट लिखेंगे, मैं डाल रहा हूं यहां से। मोस्टली किस आरएनए का बना होता है? तो अपन बोलते RRNA का, ठीक है। देखो तीन तरीके का ब्रॉड सेंस में तीन तरीके का आरएनए होता है, ठीक है। बाकी मतलब और भी कई तरीके का आरएनए होता है, ठीक है। लेकिन आपके लेवल पे नहीं है। ब्रॉड सेंस में कितने तरीके का आरएनए होगा? तो अपन बोलते हैं तीन तरीके का आरएनए होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। एक मैं लिखा हूँ RRNA। क्या लिखा हूँ? RRNA मीन्स क्या? राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। और कौन सा आरएनए होता है? तो अपन बोलते mRNA। कौन सा आरएनए? mRNA। और कौन सा आरएनए होता है? तो बोलते tRNA। क्या होता है? tRNA। सबसे ज्यादा हम लोग को बॉडी में कौन सा आरएनए मिलता है? तो अपन बोलते RRNA, ठीक है। और उसके बाद tRNA, सबसे कम mRNA, ठीक है। तो RRNA, R का यहाँ पे मीन्स क्या होगा? तो अपन बोलते राइबोसोमल। और राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। आरएनए का तो फुल फॉर्म पता है ना? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बोल रहे हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो टोटल नाम RRNA का क्या होगा? राइबोसोमल आरएनए या राइबोसोमल राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। mRNA का मैसेंजर आरएनए, tRNA का ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो इस तरीके का आरएनए होता है हम लोग के बॉडी में। तो यहाँ पे मोस्टली राइबोसोम किसका बना होता है? तो अपन बोलते RRNA का बना होता है और प्रोटीन का बना होता है। तो इसको बोलते राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन, ठीक है। और RRNA का फुल फॉर्म क्या है? RNA का मतलब क्या है? कितना सबसे ज्यादा हम लोग के बॉडी में जो है प्रेजेंट है, ये सब अपन जो है देखिए कितने तरीके का RNA होता है ब्रॉड लेवल पे। तो तीन तरीके का होता है। कोई पूछेगा तो आप इसको बोलना, ठीक है। और ये सब नाम सुने रहोगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है ऑप्शन में मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं हटा रहा हूँ यहाँ से इन लोगों को पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, राइबोसोम मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। राइबोसोम मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। One is larger, one is larger subunit, other one is smaller subunit. Next point, both subunit bind with Mg2 plus ion. Both subunit
बाइंड विथ एंड विथ, मैं इसको थोड़ा डाला, both subunits bind with Mg2 plus ion। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके का अगर जो है इस तरीके का राइबोसोम है तो एक बड़ा सा जो है यूनिट है और सब यूनिट है, और एक जो है छोटा सा सब यूनिट रहता है, दिस वन। तो ये लार्जर सब यूनिट है, क्या है स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट, अनदर वन इज लार्जर सब यूनिट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर, दोनों सब यूनिट किससे बाइंड रहते हैं, तो अपन बोलते हैं Mg2 प्लस आयन से बाइंड रहते हैं। ठीक है, दोनों सब यूनिट किससे बाइंड रहते हैं, किस मिनरल से, तो अपन बोलते हैं Mg2 प्लस आयन से। वो सब यूनिट बाइंड विद Mg2 प्लस आयन। ठीक है, ये दोनों किससे बाइंड रहते हैं, तो अपन बोलते हैं Mg2 प्लस आयन से। अगर Mg2 प्लस आयन नहीं है बॉडी में तो क्या दोनों सब यूनिट बाइंड होंगे, दोनों सब यूनिट नहीं बाइंड होगा। तो क्या दोनों सब यूनिट अगर बाइंड नहीं होगा तो क्या प्रोटीन सिंथेसिस होगा, नहीं होगा। प्रोटीन बॉडी में प्रोटीन नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, अगर दोनों सब यूनिट बाइंड नहीं हो रहे हैं। और Mg2 प्लस आयन का बॉडी में कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए, तो 0.001 mg होना चाहिए मिलीग्राम। ठीक है, बॉडी में अगर इससे कम है तो फिर दोनों सब यूनिट बाइंड नहीं होंगे और प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाएगा, बॉडी वीक हो जाएगी। ठीक है, तो Mg2 प्लस आयन जो है जरूरी है दोनों सब यूनिट को बाइंड अप करने के लिए। अगर Mg2 प्लस आयन नहीं है तो दोनों बोथ सब यूनिट नॉट बाइंड विद ईच अदर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन नॉट टेक प्लेस। ठीक है, प्रोटीन का मतलब फंक्शन, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप जो है समझ पा रहे हो। राइबोसोम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइबोसोम डिवाइड इन टू पार्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राइबोसोम डिवाइड इन टू पार्ट्स। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं राइबोसोम को। कौन से पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो अपन बोलते 70S राइबोसोम, 70S, और दूसरा कौन सा राइबोसोम, तो अपन बोलते 80S राइबोसोम। एस का मीन्स क्या होता है, तो बोलते सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, किसी चीज के गिरने का रेट क्या है उसी को एस बोलते सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो एस का मीन्स क्या होता है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, या इसको बोलते स्वेडबर्ग कांस्टेंट, स्वेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, या इसी को बोलते हो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मींस सिंपल सा है, किसी चीज के गिरने का रेट क्या है। रियल में क्या करते हैं कि राइबोसोम को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन कराते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आप हायर क्लास में जाएंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक तरीके का डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और वहां पे राइबोसोम को रन कराते हैं तो देखते हैं राइबोसोम के सेटल डाउन होने का या गिरने का रेट कितना है, उसी को अपन बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो उतना यहाँ पे नहीं है आपके लेवल पे। ठीक है, तो आप बस एस का मीन्स स्वेडबर्ग कांस्टेंट साइंटिस्ट के नाम से, या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट मीन्स किसी चीज के गिरने का सेटलमेंट का रेट कितना है, तो बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, उसको एस से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। अच्छा, 70S राइबोसोम कहां पे प्रेजेंट है, तो 70S राइबोसोम रिपोर्टेड इन, कहां पे भैया रिकॉर्डेड इन 70S कहां पे देखने को मिलता है, तो अपन बोलते हो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और कहां पे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ध्यान से याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को, क्योंकि जब मैं माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाऊंगा तो फिर अपन जो है बार बार बैक आके रिकॉल कराएंगे कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम था, तो यहीं से याद रखना।
रख लेना। 70s राइबोसोम कहाँ का है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और कहाँ पे? प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे ज्यादा बार पूछा है प्रोकैरियोट या प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट अपन इसके बाद जो प्रोकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्रोकैरियोटिक सेल, 80 जो 80s राइबोसोम है कहाँ पे रिपोर्ट हुआ? तो एग्जांपल क्या बनाएंगे अपन? बोलते हैं यूकैरियोटिक या यूकैरियोटिक जो भी सेल है उसके साइटोप्लाज्म में 80s राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ यूकैरियोट। रियल में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आल्सो अ पार्ट ऑफ यूकैरियोट, बट साइटोप्लाज्म के केस में अपन लिख रहे हैं कि यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 80s राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म, यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म आ गया कि कहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 70s के कितने पार्ट हैं और 70s में कितना परसेंटेज प्रोटीन का है और कितना परसेंटेज जो है आरएनए का है। तो और 70s के कितने पार्ट होते हैं तो देखते हैं। 70s डिवाइड इन टू पार्ट्स, 70s डिवाइड इन टू पार्ट्स, 70s को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन। वन इज 23rd S, another one is 5.0S, 5.0S। 50 आप जो नहीं लिखेंगे, ध्यान से देख लेंगे, यानी कि 50 लिख दिया, ठीक है। 5.0S, सॉरी ये तो फर्दर डिवाइड, अपन अभी इसको नहीं कर रहे। 70s का दो जो है पार्ट है, अपन एक पार्ट को बोलते हो 30s, स्मॉलर जो सब यूनिट है, अनदर वन इज 50s। 30s को फर्दर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 23rd S। और 50s को फर्दर डिवाइड करेंगे 23rd S आएगा। और 30s को फर्दर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो अपन बोलो 16S, ठीक है। तो फर्दर अपन यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहे, आप यहाँ पे फोकस करेंगे 30s और 50s। 70s के दो पार्ट है, इसको याद रखना। तो बोलेंगे 70s के कितने पार्ट है तो आप बोलेंगे दो पार्ट। कौन कौन से? तो अपन बोलेंगे 30s और 50s। 30 और 50 मिलके 80 होना चाहिए, लेकिन हो कितना रहा है? 70, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब फिर वही एक्सपेरिमेंट अपन जो है बताना पड़ेगा कि इस तरीके का एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रहता है। थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ, ये आपके लेवल का नहीं है, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया तो अच्छा है, नहीं तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। और ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसमें अगार वगैरह भरा रहता है, अगार जेल भरा रहता है। राइबोसोम के छोटे से पार्ट को लेके यहाँ पे जो है डालते हैं तो ये राइबोसोम जो है गिरता है, जिस भी स्पीड से गिरा है, जो भी स्पीड रहा है। अगर छोटे पार्ट को लेके गिरा है तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि छोटा राइबोसोम का जो पार्ट लेके अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करा तो ये 30 के स्पीड से गिरा, तो इस छोटे से पार्ट को क्या बोलते हैं? 30s। और फिर जब थोड़ा सा बड़ा पार्ट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में लोड करके गिराया तो कितने स्पीड से गिरा? तो अपन बोलते हैं 50 के स्पीड से गिरा, तो इस बड़े पार्ट को क्या बोलते हैं? 50s। क्या बोल दिया? तो अपन बोल रहे हैं 50s बोल दिया, ठीक है। 50s बोल, इतना तो क्लियर हो गया, एक्सपेरिमेंटल चीज है, ठीक है। छोटे से राइबोसोम के पार्ट को लेके अपन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन कराया तो 30 के स्पीड से गिरा, तो इसको बोलते 30s। और थोड़ा सा लार्जर पार्ट को लेके रन कराया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे तो 50 के रेट से सेटल डाउन हो गिरा, उस बड़े पार्ट को बोलते हैं 50s, ठीक है। और अगर दोनों को एक साथ बाइंड अप करके गिरा रहे हैं, ठीक है, 30 और 50, थोड़ा छोटा पार्ट और थोड़ा बड़ा पार्ट, दोनों को एक साथ बाइंड करके गिरा रहे हैं तो दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो रहा है। गैप क्रिएट होने की वजह से उसका सेटल डाउन होने का स्पीड क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। नहीं तो अगर आप दोनों को अलग अलग गिराएंगे और कैलकुलेट करेंगे तो गिरने का टोटल रेट कितना होगा? 80 आएगा टोटल रेट। लेकिन जब दोनों को मिला के जो है सेटल डाउन कराया गया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर रन कराया गया, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ गैप इनसाइड ऑफ बोथ सब यूनिट
द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन बिकम स्लो, ठीक है, गिरने का जो सेडिमेंटेशन रेट हुआ वो क्या होगा, कम हो गया। इसीलिए अगर दोनों सब्यूनिट को एक साथ गिराते हैं तो थोड़ा सा कम आता है, 80 नहीं आता है, कितना आता है, तो अपन बोल तो 70 आता है, ठीक है। गिरने का जो भी रेट था वो क्या आ जाएगा, वो कम आएगा ओवरऑल। अगर सेपरेटली गिरा रहे हैं तो उसके कंपेयर में गिरने का रेट क्या आएगा, तो गिरने का रेट कम आ जाएगा। और इस तरीके से जो कंडीशन था, तो इस डिवाइस को क्या बोल रहे हो, अपन बोलो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं मतलब थोड़ा सा बता रहा था तो कर दिया, ठीक है। वो अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपका क्वेश्चन नहीं रुकेगा, ठीक है। और जिसको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। तो देखते हैं 30s और 50s हुआ, कोई पूछेगा तो बता लेंगे ना कि दोनों को जोड़ने पे 80 आ रहा है तो क्यों 70 लिख रहा है। तो अपन बोलेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो डिवाइस है उसमें दोनों सब्यूनिट को एक साथ गिराने पे, एक साथ रन कराने पे दोनों के बीच में क्या हो जाता है, गैप क्रिएट हो जाता है। उसके वजह से उसके सेटल डाउन होने का रेट क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है सेपरेटली के कंपेयर में। अगर सेपरेटली आप गिरा रहे हैं 30 को वाला 50 को वाला, उससे कंपेयर में एक साथ बाइंड करके गिरा रहे हैं तो रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा गैप की वजह से। तो 30s हुआ, एक क्या हुआ 50s, ठीक है, इतना समझना है। 80s के कितने पार्ट हैं, तो 80s डिवाइड इन 2 पार्ट्स। 80s के कितने पार्ट हैं, तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं इसी तरीके से। तो एक को लिखते हैं 40s, अनदर वन इज 60s। और यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, दोनों को जोड़ेंगे 100 होगा, लेकिन वही कॉन्सेप्ट है जो वहां पे मैं बताया। तो 30s और 40s, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सबको, कहाँ है, क्या कंडीशन है, क्या कर रहा है। एक चीज और, 70s कहाँ मिला माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट क्लोरोप्लास्ट में। 70s में कितना आरएनए और कितना परसेंटेज में प्रोटीन है उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, या मैं दूसरे जगह पे लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा इस तरीके से। यहीं पे मैं इसको हटा के, इसको मिटा के लिख रहा हूँ। सेवेंटीएस में कितना परसेंटेज आरएनए का है, इट कंटेन कितना, तो अपन बोलते हैं 60:40। 60% क्या प्रेजेंट है, तो आरआरएनए क्या प्रेजेंट है, और 40% में क्या प्रेजेंट है, तो अपन बोलते हो प्रोटीन। तो आप यहां से क्लियर कट रखना, आरआरएनए और प्रोटीन का रेशियो कितना होता है, तो 60:40। किस केस में, 70s के केस में। 80s के केस में, 80s में क्या कंडीशन है, तो अपन बोलते हैं 40, इसका जस्ट उल्टा कर रहे हैं, ठीक है, 40:60। क्या 40 प्रेजेंट है, तो अपन बोलेंगे आरआरएनए, और क्या ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो अपन बोलते हो प्रोटीन। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो अपन डिटेल से देखें राइबोसोम में क्या क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट है, क्या कर रहा है, किस मेम्ब्रेन है कि नहीं है, ठीक है, आरआरएनए और मतलब कितना परसेंटेज प्रोटीन है, कितना आरएनए है, तो आप जो है सब कुछ अच्छे से समझ पाए, ठीक है। इसके बाद एक प्रोकैरियोट में एक अलग से एक स्ट्रक्चर मिलता है, उसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम, ठीक है। तो देखते हैं पॉलीराइबोसोम का कंडीशन क्या है। अच्छा, उसके पहले एक पॉइंट और लिख लेंगे राइबोसोम में, इट इज स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। ये भी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। इट इज स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट, एकदम लाइट, इट इज स्मॉलेस्ट
cell organelles. It is smallest cell organelles. ठीक है. और नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट में एक जो है स्ट्रक्चर डेवलप होता है. प्रोकैरियोट में केवल डेवलप होता है. इफ मोर राइबोसोम बाय नॉन सिंगल एमआरएनए इन प्रोकैरियोट, ऐसे करके लिखते हैं, इन प्रोकैरियोट more राइबोसोम. और प्रोकैरियोट में तो कौन सा राइबोसोम है? 70 होगा. इन प्रोकैरियोट more राइबोसोम bind with single mRNA. This structure is called polyribosome. ठीक है. In prokaryote, more ribosome bind with single mRNA. This structure is called polyribosome. ठीक है. प्रोकैरियोट केस में एक कंडीशन इस तरीके से रिपोर्ट हुआ कि एक सिंगल एमआरएनए है. दिस वन इज एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए. आप बोर्ड पे देखते हो सही से एमआरएनए अपन बोल रहे हो. ठीक है. और एमआरएनए के ऊपर इस तरीके के राइबोसोम जो है प्रेजेंट है. और ये स्ट्रक्चर हम लोग के बॉडी में नहीं है, केवल प्रोकैरियोट में देखने को मिलता है. कई सारे राइबोसोम जो है बाइंड है सिंगल एमआरएनए से. ठीक है. तो इसको अपन क्या बोल रहे हो? राइबोसोम. ठीक है. तो कई सारे राइबोसोम है और राइबोसोम बाइंड हुए एमआरएनए से तो क्या करेगा? प्रोटीन फॉर्म करेगा. क्या फॉर्म करेगा? प्रोटीन. If one mRNA that contain more ribosome, then structure is called polysome. या polyribosome. ठीक है. polyribosome या क्या बोल सकते हैं? polysome. ठीक है. या तीसरा नाम क्या बोल सकता है? अर्गासोम. अर्गासोम आपके बुक में नहीं होगा. ठीक है. लेकिन इंपॉर्टेंट है. तो पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम या अर्गासोम. ठीक है. ये सब अपन बोल रहे हो. और ये राइबोसोम के जो है राइबोसोम से रिलेटेड चीजें थी और इसको अपन जो डिस्कस किया राइबोसोम और जो भी है राइबोसोम से रिलेटेड उसको अपन जो फोकस कर लिए डिटेल से. ठीक है. अब जब भी आएंगे तो अपन किसको डिस्कस करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह को डिस्कस करेंगे. ठीक है. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू.